मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा कल हम कर रहे थे उपसर्ग, जिसमें से हमने उपसर्ग की एक्सरसाइज की। 2 एक्सरसाइज हमने कर ली है, प्रश्न उत्तर आपने कर लिए होंगे। अब है 7वीं एक्सरसाइज, जिसमें है निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए मूल शब्द से जुड़े उपसर्ग के विकल्पों से सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। यानी जो आपको शब्द दे रखा है उपहार, इसमें आपको बताना है इसका सही जो विच्छेद जो कर रखा है उपसर्ग प्लस में जो मूल शब्द है वो कौन सा है। तो उपहार, उप प्लस हार, उप आहार, उपाहार या उप आहार, तो क्या आएगा उप प्लस हार। उप इसमें उपसर्ग है। दूसरा है उन्नति। उन्नति में उत प्लस नति, उत प्लस नित, उत प्लस नति, उन्न प्लस में नति, तो यहाँ पर आएगा उत प्लस में नति कि जो उन्न है उसका हम क्या बना देते हैं, उत बना देते हैं, तो उत प्लस में नति। नेक्स्ट है आपका परीक्षा। परीक्षा में आपका परि प्लस में इक्षा, क्या बनेगा आपका परि प्लस में इक्षा, तो इसका उपसर्ग होगा परि और मूल शब्द होगा इक्षा। अध्यादेश हमने पहले भी पढ़ा था, य से पहले ध आ रहा है तो हमने य का क्या करना, ए बनाना, तो हमारा होगा अधि प्लस आदेश। इसका उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा, अधि प्लस में आदेश। दुराग्रह का इसका विच्छेद होगा दुर प्लस अग्रह या दूर प्लस आग्रह, दुरा प्लस ग्रह या दूर प्लस आग्रह, तो आएगा इसका दूर प्लस आग्रह। नेक्स्ट है आपका उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। कि यहाँ पर उप उपसर्ग लिख रखा है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उप उपसर्ग नहीं है। सॉरी अप, तो अप उपसर्ग इसमें नहीं है। अपकार इसमें है अप प्लस में कार, अपवाद में अप प्लस में वाद, अपमान में अप प्लस में मान, तो इन तीनों में अप उपसर्ग है। लेकिन अपरिपक्व जो है उसके अंदर अप नहीं है बेटा, इसमें आएगा अ उपसर्ग, अ प्लस में परिपक्व, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका अपरिपक्व। परा किसमें नहीं है, परा प्लस में कर्म, परा प्लस में भाव, परा प्लस में जय, लेकिन पराग में नहीं है क्योंकि परा प्लस में गय बनेगा जो कि ऐसा नहीं बनता है, तो ये इसमें आएगा पराग। फिर है कु। कु किसमें नहीं है, कु प्लस में कर्म कुकर्म, कु प्लस में मार्ग कुमार्ग, कु प्लस में मार नहीं आएगा, कुमार नहीं बनेगा, कु प्लस में पूत कुपूत, तो इसमें उत्तर आएगा आपका कुमार। स्व, सौ प्लस में धर्म, 100 प्लस में अर्थ। स्वार्थ का जब हम विच्छेद करते हैं तो 100 प्लस में अर्थ निकलता है, तो ये भी होगा। 100 प्लस में जन, सज्जन हो गया। लेकिन स्वागत मैंने आपको बताया था, स्वागत में हम क्या करेंगे तो क्या आएगा सु प्लस आगत, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आएगा, सु उपसर्ग आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा। वि में विशुद्ध, व्यायाम, विधायक और विधर्मी, तो विशुद्ध है वी प्लस में शुद्ध। व्यायाम में बेटा ज्ञ से पहले वे आ रहा है तो क्या बन गया, वी उपसर्ग आएगा, क्या आ जाएगा इसमें आपका वी प्लस में आयाम आ जाएगा। ठीक है बेटा, वी प्लस में आयाम की वे ई है उसका हम क्या बना देंगे, ये बना देंगे, इसलिए व्यायाम में भी है, वी प्लस में धर्मी में है, लेकिन विधायक में नहीं है। आगे है उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अब हमें वो उपसर्ग बताने हैं जिसमें इस उपसर्ग का, वो शब्द बताना है जिसमें इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अन का उपसर्ग किसमें हुआ है, अन प्लस आचार, अन प्लस में आचार में हुआ है, अनुज में, अन्याय और अंतिम में नहीं हुआ, किसमें हुआ है, अनाचार में। फिर है प्र, प्र हुआ है आपका प्र प्लस अध्यापक, तो पहले में ही हुआ है प्र प्लस अध्यापक हुआ है, इसमें प्राक प्लस कथन आएगा, इसमें प्रति आएगा और इसमें प्रा आएगा। फिर है ए जिसमें प्रयोग हुआ है अनाचार में नहीं, क्योंकि अन आया है, अन्याय में आएगा बेटा, ए प्लस में न्याय, अन्याय, और इसमें अनु है और इसमें अन है। अन किस में आया है, अनाहार में नहीं आएगा क्योंकि अनहार है उसके अंदर बेटा, तो ये हलंत वाला है और ये बिना हलंत का है, तो आपको अन जिसमें बताना है, अनजान में किस में आया है, अनजान में। आगे है अनु, अनु किस में आया है, अनुराग में। नेक्स्ट है आपका उन उपसर्गयुक्त शब्दों को रेखांकित कीजिए जो रंगीन शब्दों के पद के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द दे रखा है आपको, इसकी जगह हम किस उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उपसर्ग से बने शब्दों का। वह जन्म भर मेरा एहसान मानता रहा, जन्म भर का क्या बनेगा, आज जन्म। उसे बिना डरे शत्रु का सामना किया, बिना डरे का क्या बन गया, निर्भय होकर उसने निर्भय शत्रु का सामना। वही स्थान है, यह वही स्थान है जिसे कुछ समय पहले तक न पहुंचने योग्य माना जाता था, तो क्या होगा, अगम।
यह मनुष्य बहुत ही कमजोर निकला। कमजोर का हम लिख सकते हैं दुर्बल। तुम्हें अपने आचरण में औरों को प्रभावित करना, तुम्हें अपने आचरण से औरों को प्रभावित करना चाहिए। आचरण का आ गया सदाचरण। ठीक है बेटा, अब है नेक्स्ट, आप उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अज्ञान में अ उपसर्ग है, अपात में अ है, अनेक में अन है, तो अनार में उपसर्ग नहीं है। सफल में स उपसर्ग, सहित में भी स, सदल में भी स, लेकिन समान में उपसर्ग नहीं है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग, लेकिन प्रतिमा में उपसर्ग नहीं है। अनादर में उपसर्ग है, अनमोल में अन उपसर्ग है, अनजान में अन उपसर्ग है, लेकिन अनल में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपला उपसर्ग में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपस्थित उप उपसर्ग है, संहार में उपसंहार में उप उपसर्ग है, और उपला में उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो बेटा ये आपको एक्सरसाइज नोटबुक में नोट करनी है। Good morning students, I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इस मैटर राउंड प्योर का रिवीजन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन आज डिस्कस करने वाले हैं। कोलोइड्स क्या होते हैं बच्चों? कोलोइड्स एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलोइड क्या होता है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कोलोइड्स। लगता होमोजीनियस है, जैसे सोप सॉल्यूशन है। सोप का सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, साबुन को वाटर में घोला हुआ है, तो वो सारा एक जैसा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली में अगर हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम अलग अलग देख पाएंगे पार्टिकल्स को। तो बेटा कोलोइड्स एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो दिखता होमोजीनियस है, ठीक है। और जैसे सोल्यूट सोलवेंट में हमने पढ़ा था सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन, ऐसे ही कोलोइड्स में भी क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि कोलोइड्स में डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, और डिस्पर्सन मीडियम सोलवेंट सोल्यूट जो कहा जाता है कोलोइड्स में वो कहा जाता है बच्चों डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज कह देते हैं या डिस्पर्स पार्टिकल भी कह सकते हैं। और बच्चों जो सोलवेंट जो होता है सोलवेंट को कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। सोलवेंट को कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। तो अब सोल्यूट मतलब डिस्पर्स फेज हम सॉलिड ले, लिक्विड ले या गैस ले, और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, लिक्विड या क्या गैस ले, हम इस बेस पे कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन किए गए हैं बच्चों। तो बेटा ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, और इनको स्पेशल नाम भी दिया गया है। कोलोइड डू नॉट इन्वॉल्व ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। कोलोइड्स केवल सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होते कोलोइड बनाने में, दे मे ऑल्सो इन्वॉल्व गैसेस भी इन्वॉल्व होते। सो कोलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसीलिए कोलोइड्स को क्लासिफाई कर रखा है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज यहाँ पर जो घोला जाता है सोल्यूट, एंड द डिस्पर्सन मीडियम सोलवेंट। मोस्ट ऑफ द कोलोइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 7 ग्रुप। 7 ग्रुप है जिनमें कोलोइड को क्लासिफाई किया गया। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सोल, सॉलिड सोल, नंबर 3 एरिसोल, नंबर 4 इमल्सन, नंबर 5 फोम, नंबर 6 है सॉलिड फॉर्म, और नंबर 7 है जेल। अब सोल क्या होता है, सॉलिड सोल क्या होता है, एरिसोल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, फोम क्या होता है, सॉलिड फॉर्म क्या होता है, जेल क्या होता है, ये हम 1 बाय 1 बच्चों अभी डिस्कस करेंगे। नाउ बच्चों देखिएगा 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सोल। सोल क्या है? सोल इज अ कोलोइड, ऐसा कोलोइड है इन विच टाइनी सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड, फैले होते हैं लिक्विड मीडियम। मतलब सोल्यूट तो यहाँ पे सॉलिड है और सोलवेंट लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल इंक में क्या होता है, सॉलिड डाई के पार्टिकल मिक्स होते हैं लिक्विड में। सोप सॉल्यूशन में सोप सॉलिड होता है, और जो आपका जो वाटर है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। स्टार्च सॉलिड और वाटर में सॉल्यूशन बनाया है वो हो गया लिक्विड। एंड पेंट्स, ये किसके एग्जाम्पल है आपके सोल के। सोल क्या है? एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन या मिक्सचर जिसमें डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट तो सॉलिड हो, और डिस्पर्सन मीडियम मतलब सोलवेंट लिक्विड हो। ओके,
इंपॉर्टेंट है, आगे हायर क्लासेस में भी आपको काम आएंगे। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल इज ए कोलॉइड इन विच सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम। मतलब डिस्पर्स फेज जो होता है सोल्यूट वो भी सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम होता है वो भी सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल कलर्ड जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स क्या होते हैं बच्चों? मणि पत्थर, आपने सुना होगा नीलम, पुखराज। तो ये कलर्ड जेमस्टोन्स है, ये सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर होता है, इनको कहते हैं बच्चों सॉलिड सोल। नेक्स्ट देखिए बेटा एरिसोल। एरिसोल क्या है? एन एरिसोल इज ए कोलॉइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। सॉलिड या लिक्विड को हमने सोल्यूट माना है और गैस को क्या माना है बच्चों? डिस्पर्सन मीडियम माना है। डिस्पर्स फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मतलब सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी। और हमने जो सॉल्वेंट है उसको क्या माना है बच्चों? गैस। द एग्जाम्पल ऑफ एरिसोल इन विच अ सॉलिड इज डिस्पर्स इन गैस आर स्मोक। स्मोक क्या है? सॉलिड के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल किस में कलेक्ट होंगे? गैस में। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होते हैं उनमें भी डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में। द एग्जाम्पल ऑफ एरिसोल इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स इन गैस। गैस, लिक्विड गैस में घुला हुआ है। हेयर स्प्रे है, फॉग है, मिस्ट है और क्लाउड्स इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। किस किस के एग्जाम्पल है? एरिसोल। एरिसोल एक कॉमन वर्ड है जो यूज किया गया है सॉलिड इन गैस कोलॉइड्स के लिए और लिक्विड इन गैस कोलॉइड्स के लिए। मतलब डिस्पर्स फेज सोल्यूट सॉलिड और लिक्विड हो सकता है बट डिस्पर्सन मीडियम इज गैस। ओके बेटा, ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते। पेंट्स सोल है, कलर्ड जेमस्टोन सॉलिड सोल है और हेयर स्प्रे क्या है बच्चों? एरिसोल है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए बच्चों इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? एन इमल्सन इज ए कोलॉइड। इमल्सन एक कोलॉइड है इन विच माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स इन अनदर लिक्विड। मतलब सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है, लेकिन एक दूसरे में मिजिबल नहीं है, मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है। मिजिबल नहीं, नॉट मिजिबल विद इट। एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन आर मिल्क। मिल्क में क्या होता है? मिल्क में वाटर होता है और प्रोटीन्स होती है। बटर, बटर भी किसके एग्जाम्पल है? इमल्सन का। फेस क्रीम भी किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है आपका इमल्शन का। आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा इमल्सन है, सेविंग क्रीम है, स्पंग है, हेयर जेल है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों फोम। फोम क्या है? द फोम इज ए कोलॉइड इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। मतलब गैस तो किसका काम कर रहा है? डिस्पर्स फेज का, सोल्यूट का। और लिक्विड किसका काम कर रहा है? डिस्पर्सन मीडियम का। एग्जाम्पल ऑफ फोम आर फायर एक्सटिंग्विशर फोम। फायर एक्सटिंग्विशर से जो फोम बनती है, झाग बनते हैं, सोप बबल्स, सेविंग क्रीम और बियर फोम। ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये आपके फोम के एग्जाम्पल है। सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म इज ए कोलॉइड इन विच गैस इज डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम। गैस सोल्यूट का काम करेगा और सॉलिड किसका काम करेगा? सोलवेंट का काम करेगा। द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फॉर्म आर इंसुलेटिंग फोम है, फोम रबड़ है, स्पॉन्ज है, ब्रेड है। ये आपने सब देखे हुए, स्पॉन्ग देखा है, ब्रेड देखा है। ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? सॉलिड फॉर्म। लास्ट देखिए बच्चों जेल। Gel is a semi-solid colloid in which there is continuous network of solid particle dispersed in liquid. Solid particle liquid में dispersed है। Solid यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सोल्यूट का। और लिक्विड किसका काम कर रहा है? सोलवेंट का। एग्जाम्पल ऑफ जेल। जेलीज होती, जेलेटिन होता है, हेयर जेल। जेलीज आपने देखी होंगी, बच्चे खेलते भी जेली। जेलेटिन होता है, हेयर जेल भी आपने देखा होगा। ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? जेल के। तो देयर आर 7 टाइप ऑफ colloids on the basis of physical state of disperse phase and dispersion medium. Okay. Now बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड जो अभी हमने डिस्कस किए एक टेबुलर फॉर्म में हम देखेंगे। टेक्निकल नेम ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड का नाम जैसे सोल है, सॉलिड सोल है। डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट के स्टेट में है। डिस्पर्सन मीडियम मतलब सोलवेंट के स्टेट में। एग्जाम्पल पहला देखिए सोल। सोल किसको कहते हैं? सॉलिड इन लिक्विड। मतलब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए डिस्पर्स फेज का मतलब कोलॉइड के केस में सोल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब सोलवेंट। तो सॉलिड एंड लिक्विड के एग्जांपल इंक है, सोप सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन है, पेंट्स है। सॉलिड सोल। सॉलिड सोल किसको कहते हैं बच्चों? सॉलिड इन सॉलिड। जैसे अलोय सॉल्यूशन के केस में था सॉलिड इन सॉलिड, यहाँ पे डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड। तो कलर्ड जेमस्टोन्स मैंने आपको बताया, नीलम, पुखराज, मणि पत्थर जो होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है? आपके सॉलिड इन सॉलिड के। नेक्स्ट देखिएगा एरिसोल।
सॉलिड इन गैस को भी एरिसोल कहते हैं, लिक्विड इन गैस को भी एरिसोल कहते हैं। तो सॉलिड इन गैस के एग्जांपल है स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो स्मोक निकलती है, और लिक्विड इन गैस के एग्जांपल है हेयर स्प्रे है, फोग है, मिस्ट है, क्लाउड्स है। इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड का जो आपका कोलोइडल सोल है उसको इमल्सन कहते हैं। इसके एग्जांपल आप देखिए, लिक्विड इन लिक्विड मिल्क है, बटर है, फेस क्रीम है, ये किसके एग्जांपल है आपके इमल्शन के। नेक्स्ट देखिए फोम, फोम क्या होता है, गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में मिक्स किया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर फोम, सोप बबल, शेविंग क्रीम, बियर फोम, ये किसके एग्जांपल है आपके, ये आपके एग्जांपल है फोम के। सॉलिड फोम, सॉलिड फोम होता है गैस इन सॉलिड। इंसुलेटिंग फोम होती है, फोम रबड़ है, स्पॉन्ग है, ब्रेड है, ये किसके एग्जांपल आपके सॉलिड फोम के। ब्रेड सबने देखा है, स्पॉन्ग आपने सबने देखा है। जेल, नेक्स्ट देखिए जेल, जेल क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड, लेकिन ये सॉलिड के पार्टिकल डिस्पर्स होते, फैले हुए होते कंटिन्यूसली किसके, लिक्विड में। जेलीज है, जेलेटिन है, हेयर जेल है, किसके एग्जांपल आपके बच्चों, जेल के एग्जांपल है। तो बेटा कोलोइड का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 टाइप के कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम हमने डिस्कस किया है। इस टेबल को कंप्लीट आप लर्न करिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे हायर क्लासेस में भी आपको ये काम आने वाला है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी, होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में आज बताऊंगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एपिकल मेरिस्टेम से। ये सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट्स हैं और बहुत ही इजी हैं, कम से कम 2 या 3 बार मेरी वीडियो को देखना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एपिकल मेरिस्टेम से, क्योंकि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात आती है तो 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर मिलती हैं, दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम, रूट एंड ब्रांचेस। दे अराइजेज फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम एंड फॉर्म ग्रोइंग पॉइंट एट द एपिसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। देखिए भाई, नॉर्मली अगर देखें तो हम कहेंगे कि ये ग्रोइंग पार्ट है, स्टेम और रूट्स का क्या है, ये ग्रोइंग पार्ट है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर सेल डिवीजन क्या है, होती है। और यहाँ पे अगर देखें तो इनकी जो शेप्स है सेल की वो लगभग क्या रहती है, चेंज रहती है। इनका काम क्या है, एपिकल जो मेरिस्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी लेंथ के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की, तो जो सिंगल एपिकल सेल है, जैसे कि आपने देखा होगा हायर एल्गल फॉर्म्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो ग्रुप ऑफ एपिकल सेल्स या हम कहें एपिकल इनिशियल्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो सूथ मेरिस्टेम है वो क्या होते हैं, टर्मिनल पे होते हैं, वाइल द रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, सब टर्मिनल पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है बच्चों ये स्टेम, रूट और ब्रांचेस की टिप्स पर आपको ये देखने को मिलेंगे। और इनका काम क्या है, ये लगातार सेल डिवीजन करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स क्या हैं, एक सेल से बनती रहती हैं। और जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पर डेंस होता है। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, they are the portion of the apical meristem which got separated from them by the formation of permanent tissue in between। मतलब बीच में क्या होती है, परमानेंट टिश्यू होती है और ये क्या करती हैं, एपिकल मेरिस्टेम को अलग करने का काम करती हैं। मतलब एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम को अलग करने का काम करती है। नॉर्मली बीच में एपिकल और लेटरल के जो बीच में जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, लीव्स की बेसिस पे मिलेंगे। एग्जाम्पल है पाइनस। अगर मान लीजिए नोड से ऊपर की तरफ मिलती हैं तो उसको बोलते हैं ग्रासेज, एग्जाम्पल है। और नोड्स के जस्ट बिलो आपको देखने को मिले तो उसका एग्जाम्पल है मिंट। तो जो इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है ये हेल्प करते हैं क्या, प्लांट की ऑर्गन को इलोंगेट करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो अलाउ फॉलन स्टेम ऑफ सीरियल्स टू बिकम द इरेक्ट। नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्टेम को गिराने का भी ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हवा चलती है तो स्टेम क्या करती है, अपनी मूवमेंट करती है ना, तो वो मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ही होता है। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से परमानेंट टिश्यू की क्या होती है बच्चों, फॉर्मेशंस होती हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाइनस लीफ के बेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा जन्म तक आपको यहीं पर
ये है सिचुएटेड आपको देखने को मिलेंगी। अब बारी आती है नेक्स्ट जो है हमारा वो है लेटरल मेरिस्टेम। क्या है बच्चों? लेटरल मेरिस्टेम की। तो लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें, दे आर लोकेटेड अलोंग द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। मतलब लेटरल मतलब नीचे, और इनकी जो एक्टिविटी होती है क्या है, रेडियल ग्रोथ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो गिर्थ है, जो मोटाई है, उसको बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लेटरल मेरिस्टेम, और डायमीटर बढ़ता चला जाता है। एग्जाम्पल है इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्टेम के अंदर होता है, और जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है रूट्स का, इसमें एसेसरी कैम्बियम आपको देखने को मिलेगा, कॉर्क कैम्बियम देखने को मिलेगा, और वाउंड कैम्बियम देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। और बाकी एपिकल और इंटरगैलरी की बात करें तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाती हैं। ये बात सभी को क्लियर हो जाएगी। अब है बच्चों डायग्रामेटिकल वे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई कौन सी पोजीशन कहाँ पर है। तो आप देखिएगा ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। एपिकल मेरिस्टेम आप देखेंगे टिप्स के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और यहाँ देखिएगा बीच में क्या है, इंटरकैलरी है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम, इट मीन्स दैट दे हैव द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नॉर्मली यहाँ पे क्या है, बननी स्टार्ट हो जाती है। चलिए इसके बाद आता है बच्चों परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये टिश्यू क्या होती है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं अपनी सेल डिवीजन वाली कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। एक प्रकार से देखें तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में क्या है, बन जाते हैं, और इन पर्टिकुलर सेल्स का क्या होता है, अपना पर्टिकुलर फंक्शंस क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो परमानेंट टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सेक्रेटरी, जिसको हम स्पेशल बोलते हैं। नॉर्मली आज हम बस आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स ही बताऊंगा, कल हम आपको फिर ये डिटेल में लेकर चलेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू का तो पार्ट है ही, कौन कौन से हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सेक्रेटरी, 3 टाइप्स के होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो आज मैं थोड़ा सा सिंपल टिश्यू के बारे में बताता हूँ, और उसके बस थोड़े से टाइप्स, कल इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लेंगे। तो ये जो टिश्यूज़ हैं, दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या है, सिमिलर हैं, और ये 3 टाइप्स की होती हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि स्पेशल होती है। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आपको जो मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया, उसके पार्ट्स के बारे में जो डिटेल में बताई है, आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। कम से कम 2 या 3 बार आपको मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है। आपसे कल मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your math teacher. Welcome to our YouTube channel MLP International School, Rajpura. Let's start today our math class. Chapter 13, exercise 13.2. Question number 4 करेंगे आज. Question number 4 है, the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. जो डायमीटर गिवन है रोलर का, रोलर किसकी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में, उसकी डायमीटर 84 गिवन है और लेंथ 120 जो उसकी हाइट बनेगी। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्वेशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। वो टोटल 500 कंप्लीट रिवॉल्वेशन लेता है एक बार में प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमें प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है मीटर स्क्वायर में। सबसे डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ द रोलर 84 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ 84/2, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर। और जो उसकी लेंथ गिवन है वो हाइट बनेगी, हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर। तो रोलर जो जब चलेगा रोलर प्लेग्राउंड पर, तो उसका जो बेस और टॉप जो है दोनों एंड पॉइंट उसके कवर नहीं होंगे, तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, CS से कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द
रोलर। कट सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। अब 2 है 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 42, हाइट 120, 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 44 इंटू में 720। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया किस में फाइंड करना है, मीटर स्क्वायर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 31680 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 3.168 मीटर स्क्वायर। अब एरिया, नाउ एरिया लेवल बाय रोलर in 1 revolution इक्वल्स टू में 3.1680 मीटर स्क्वायर। एरिया लेवल किसके लिए फाइंड करना है, 500 रिवॉल्यूशन के लिए। एरिया लेवल बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू में एरिया मल्टीप्लाई बाय 500। कंप्लीट मल्टीप्लाई के बाद आ गया हमारे पास 1584 मीटर स्क्वायर, ये प्लेग्राउंड का एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसकी डायमीटर 50 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। जो सिलेंड्रिकल पिलर है उस पर वाइट वॉश की कॉस्ट हमें गिवन है, CSA की कॉस्ट गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ पिलर 50 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास 50/2 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 1/4 मीटर। कैंसिल हो जाएगा ये, 25 × 25, 25 4 जा 100। हाइट गिवन है 3.5 मीटर। हमें CS से फाइंड करना है, CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर 2 पाई आर एच 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर हमारे पास 1/4 और हाइट 3.5। सोल्व करेंगे इसे, 2 2 जा 4, 0.5 कैंसिल, 2 1 जा 2, ये आ गया हमारे पास 11, ये 11 5.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹12.50 पैसे। कॉस्ट हमें कितने पर फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 5.5 मीटर स्क्वायर पर। कॉस्ट को एरिया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12.50 मल्टीप्लाई बाय 5.5,
इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ₹68.75 पैसे। ये हमारा टोटल पीलर पर वाइट वॉश का कॉस्ट है। थैंक यू। Good morning students, welcome again to our YouTube channel. Yesterday we have complete chapter first from history, the French Revolution. So today we will discuss about very short answer questions, means important questions. So these questions contain 1 mark. Let's start now. Question number 1. When was the Bastille prison stormed? Bastille prison was broken by revolutionaries on the morning of 14 July 1789. Means Bastille जेल को कब तोड़ा गया, उसके ऊपर अटैक कब किया गया. Then Bastille prison was broken by revolutionaries, क्रांतिकारियों के द्वारा 14 जुलाई 1789 को ब्रोक की गई. Question number next. Which ruler came to power in France in 1774? 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पे कौन सा राजा बैठा? आंसर इज लुइस 16 ऑफ बोरबोन फैमिली ascended the throne of France in 1774. Next question is whom did Louis 16 get married to? लुइस 16 जो राजा थे उनकी शादी किससे हुई? Then answer is Louis 16 was married to Princess Mary Antoinette of Austria. ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी मैरी एंटोइनेट, उनसे उसकी मैरी हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फ्रेंच गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस? मींस फ्रांसीसी सरकार ने या फ्रेंच गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंक्रीज क्यों किया? सो आंसर इज टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, क्योंकि जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे. सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी की मेंटेनिंग करने के लिए, मीन्स सेना को भी मेंटेन करना पड़ता था. कोर्ट को, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए. द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस, स्टेट को फोर्स किया गया टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was tithe? Answer is it was a tax levied by the church comprising at least 1/10 of the agricultural produce by the farmers. Means tithe जो है एक टैक्स का नेम था जो कि चर्च के जो मेंबर्स थे, जो हमने पढ़ा है चर्च के मेंबर्स के बारे में, एक एस्टेट था अलग से, ये इसको कलेक्ट करते थे. comprising at least 1/10 of the agricultural produce by the फार्मर्स. मीन्स फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते थे उसका 1/10 पार्ट एग्रीकल्चरल का, खेती का, तो ये उस चीज को कंप्राइज करते थे. ठीक है, चर्च के मेंबर्स. सो इट वाज ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग एट लीस्ट 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज टाइल? आंसर इज इट वाज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टैक्स, ये भी एक टैक्स था which was paid by the people of third estate directly to the state. ये भी थर्ड एस्टेट के लोगों के द्वारा पे किया जाता था डायरेक्टली टू द स्टेट, ये डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एस्टेट्स जनरल? एस्टेट्स जनरल क्या था? द एस्टेट्स जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी to which the 3 estates send their representatives. Means estate general एक मीटिंग थी जो कि राजा जो है उसको बुलाते थे, तो एक पॉलिटिकल बॉडी के रूप में था एस्टेट्स जनरल, टू विच द 3 एस्टेट, जिसमें तीनों एस्टेट के लोग सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे. मीन्स एक मत के लिए जब कोई भी न्यू लॉ या न्यू टैक्स जो है इंक्रीज करना होता था या इम्पोज करना होता था, तो राजा को एस्टेट्स जनरल को बुलाना पड़ता था. नेक्स्ट वन इज हु वर इलेक्टर्स? एक्टिव सिटीजन्स voted for the electors who in turn choose the assembly. मीन्स नेशनल असेंबली के लिए उन्हीं लोगों को चूज किया गया था, या इस तरह से एक रूल बनाया गया था कि
सिटीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एक्टिव सिटीजन एंड सेकंड इज पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो इलेक्टर्स थे एक तरह से, जो कि वोट डालते थे। सो हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो असेंबली को चूज करते थे या चूज जिन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मार्सिले। मार्सिले क्या था? आंसर इज इट वाज ए पैट्रियोटिक सॉन्ग sung by volunteers of Marseilles as they marched into Paris। ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था, एक देशभक्ति गीत था, sung by volunteers जो कि मर्साइल्स के वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया, as they marched into Paris जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे या मूव कर रहे थे। मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। मार्सिले अब फ्रांस का नेशनल एंथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर पॉलिटिकल क्लब्स। पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड बाय पीपल टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शंस। पॉलिटिकल क्लब्स क्या थे और क्यों बनाए गए थे? तो पॉलिटिकल क्लब्स जो है राजनीतिक क्लब थे कुछ, जो राजनीतिक चीजों से रिलेटेड बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए बनाए गए थे। पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा बनाए गए थे। किस लिए? टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए, एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शंस, और साथ में अपने कुछ न्यू एक्शंस को डिस्कस करने के लिए, प्लान करने के लिए कि हम आगे क्या प्लानिंग कर सकते हैं। वुमेन टू फॉर्म्ड सच क्लब्स, औरतों ने भी इस तरह के क्लब्स को फॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? आंसर इज मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर सेंस कलोट्स। सेंस कलोट्स कौन थे? आंसर इज दो जैकोबिन्स। वो जैकोबिन्स वर नोन एज सेंस कलोट्स। जैकोबिन्स थे कुछ जो सेंस कलोट्स के नाम से जाने गए, जो कौन थे? हु वर विदाउट नी ब्रीचेस एंड हु वोर रेड कैप्स टू सिंबलाइज लिबर्टी। जो क्या पहनते थे? बिना घुटनों वाले, जिनको हम कह सकते थे, क्योंकि वो उन्होंने लंबी स्ट्रिप वाले धारीदार पजामे, इस तरह की चीजें उन्होंने पहनना स्टार्ट की, बाकी समाज के अलग लोगों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए। एंड हु वोर रेड कैप्स टू सिंबलाइज लिबर्टी, उन्होंने आजादी को सिंबलाइज करने के लिए, शो करने के लिए रेड कैप्स या लाल टोपियां पहननी शुरू करी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड रीजन ऑफ टेरर इन फ्रांस। रीजन ऑफ टेरर को किसने इंट्रोड्यूस किया फ्रांस में? तो रोबेस्पियर ने इंट्रोड्यूस किया। रोबेस्पियर इंट्रोड्यूस रीजन ऑफ टेरर व्हेन ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट इन फ्रांस। रोबेस्पियर ने इंट्रोड्यूस किया रीजन ऑफ टेरर जब उसने फॉलो की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें वो सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, सबके ऊपर कंट्रोल स्टार्ट किया, ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट इन फ्रांस, और पनिशमेंट भी देना लोगों को स्टार्ट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज गिलोटिन। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन वाज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस था कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, जो 2 पोल्स से कंसिस्ट था, मतलब कि 2 जो है खंबे या 2 पोल्स के साथ जो है उसको जोड़ा गया था। एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन वाज बिहेडेड, और एक ब्लेड था उसमें, या हम कह सकते हैं कि 2 पोल के बीच में लटकती हुई एक आरे वाली मशीन थी जिससे किसी भी व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। इसका नेम डॉक्टर गिलोटिन के नेम पे पड़ा जिसने इसको इन्वेंट किया। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी वाज एन एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव थी, एक कार्यपालिका थी, मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, जिसको 5 मेंबर्स से मिला के बनाया गया था। दे वर अपॉइंटेड बाय 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड वुमेन फाइनली गेट द राइट टू वोट इन फ्रांस। वुमेन को या औरतों को फाइनली राइट टू वोट फ्रांस में कब प्राप्त हुआ? सो द वुमेन इन फ्रांस फाइनली गोट द राइट टू वोट इन 1946। 1946 में औरतों को वोट का अधिकार
प्राप्त हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच 3 कॉन्टिनेंट्स ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वॉज हेल्ड। किन 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को स्टार्ट किया गया। देन आंसर इज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वॉज हेल्ड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यूरोप के बीच, अफ्रीका के बीच एंड अमेरिका के बीच, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ये 3 थे इसलिए इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रांस। गुलामी या दास प्रथा का अंत फ्रांस में कब हुआ। स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलिश्ड इन 1848 इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम एम्पीरियर ऑफ फ्रांस। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself the Emperor of France. नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को घोषित कर दिया था एम्पीरियर फ्रांस का, मीन्स राजा, 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फेमस वॉर वॉज नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड। आंसर इज नेपोलियन वॉज फाइनली डिफीटेड एट बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। नेपोलियन बोनापार्ट कब हारा गया। बैटल ऑफ वाटरलू या वाटरलू की लड़ाई में 1815 में, इन 1815। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप। ओके, थैंक यू। Good morning students. Welcome in English class of 9th class. This is the textbook of 9th class Movement. And we are doing the second chapter of this book. The name of the second chapter of this book is The Adventure of Toto. And we are doing second YouTube class, second video of this chapter. ओके, इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं बेटा, यहाँ से वीडियो हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, ये भी हो चुका है और हम करेंगे यहाँ से। सेकंड लास्ट पैसेज हमारे पास है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। बेटा ये हमारे पास वर्ड है FUSSED फर्स्ट, जिसका मीनिंग हमारे पास क्या होता है, शोर करना या ऊंची आवाज़ में बोलना। दादी माँ जो है हमेशा ही दादाजी से ऊंची आवाज़ में बात करती थी, यानी लड़ाई करती थी। कब? जब दादाजी घर जो है कोई नया पक्षी या पशु लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए फैसला किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस, कि भाई टोटो की जो उपस्थिति है, शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, इसे गुप्त रखना चाहिए। फ्रॉम हर, उससे, किससे? दादी माँ से। अनटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, और कब तक? जब तक कि विशेष रूप से अच्छे मूड में ना हो, तब इस बात को मतलब डिस्क्लोज किया जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, दादाजी ने और मैंने उसे दूर रखा। इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग, एक छोटा सा खुलने वाली जो थी, इनटू माय बेडरूम वॉल, एक दीवार थी जो मेरे बेडरूम यानी रस्किन बॉन्ड जो है उसके बेडरूम के अंदर वो खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे मजबूती से बांधा गया। और सो वी थॉट, और ऐसा ही कहता हमने सोचा। टू ए पैग, पैग मीनिंग बेटा खुट्टी होती है। फास्टन, फास्टन का मीनिंग क्या होता है? मजबूती से। इनटू द वॉल, यानी जो दीवार में लगी हुई थी। ए फ्यू आवर लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, यानी कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं केम बैक, वापस लौटे, टू रियलाइज, ये महसूस करने के लिए, टोटो को। वी फाउंड, तो हमने पाया, दैट द वॉल, कि वो दीवार, विच हैड बीन कवर्ड, जो कि ढकी हुई थी, विद सम ऑर्नामेंट्स पेपर, कुछ सजावटी कागजों से, चूजन बाय द ग्रैंडफादर, जिसे दादाजी ने चुना था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो बिल्कुल
साफ दिखाई दे रही है, जो कि ईंटों और प्लास्टर से बनी हुई थी। यानी वे जो ऑर्नामेंट्स पेपर थे बेटा, वो टोटो ने फाड़ दिए थे। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम हिज सॉकेट। कुट्टी जो थी वो दीवार के अपने सॉकेट से बाहर खींच ली गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर जो था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ उस कुट्टी के टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, उसके उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। आई वंडर, मुझे बड़ी हैरानी हुई, वट ग्रैंड मदर, कि क्या दादी माँ जो है वुड से कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को इस बात की चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज, वो बड़े खुश दिखाई दिए विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो के इस काम से। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा ही इज क्लेवर, वह बड़ा चालाक है। गिव हिम टाइम, अगर उसे समय दो। आई एम श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप। तो मुझे पक्का विश्वास क्या है, यह इन जो तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े बचे हुए हैं, इनसे एक रस्सी बनाएगा बांध के, एंड मेड हिम एस्केप फ्रॉम द विंडो, और यहां खिड़की से वो भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, तो एक घटना तो उसने ये कर दी आते ही, उसकी उपस्थिति जो घर में अब भी गुप्त थी, यानी किसी को नहीं पता था कि भाई टोटो आ चुका है। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज, टोटो को बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दिया गया, इन सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के क्वार्टर में, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के पालतू जो थे ये बिल्कुल सामाजिक रूप से पशु रहते थे, जिसमें था एक टोटवाइज, एक कछुआ था, ए पेयर ऑफ रैबिट, एक खरगोश का जोड़ा था, ए टेम स्क्विरल, एक गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और वहाँ मेरी पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी, लेकिन जो बंदर जो थे, वुड नॉट अलाउ, वो किसी को भी परमिशन नहीं देंगे, एनी ऑफ हिज कंपेनियन, किसी भी साथी को, टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने के लिए। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी ने, वो हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिसको अगले दिन देहरादून के लिए जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लाने के लिए, इन सहारनपुर के लिए, डिसाइड टू टेक हिम अलोंग, उसने फैसला लिया कि भाई मैं इसको साथ ही लेके जाऊं, ये उसने फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्यपूर्ण, आई यानी रस्किन बॉन्ड हमारा राइटर जो है क्या कहता है, मैं उस ट्रिप पर दादाजी के साथ नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन उस घटना के बारे में उसने मुझे बाद में बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को ले जाने के लिए एक बड़ा किट बैग जो था उपस्थित कराया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट बॉटम, और इसमें कुछ भूसा नीचे तलेटी में डाल दिया, बिकॉज हिज न्यू अबोर्ड, ताकि वो उसके लिए नया सा न लगे। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, यानी जब बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो उसमें बचने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपना हाथ जो है वो भी ओपनिंग से बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और बेटा जो बैग जो था वो इतना मजबूत था, टू बाइट हिज वे थ्रू, जिसमें वो काट कर रास्ता नहीं बना सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट द फ्लोर, यानी उसका एक ही प्रयास था, यदि मान लीजिए बैग को हम फ्लोर पर यानी फर्श पर रख दे, उसको वो उड़ा सकता था, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर हवा में वो उछल सकता था। एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी भी हो सकती थी, दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, कि अगर प्लेटफॉर्म पर वो देहरादून प्लेटफॉर्म ऐसा करता है तो लोग उसे देख सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।